मनुस्मृति में जाति के आधार पर कार्य या कार्य के आधार पर जाति निर्धारित की गई। जो लोग ब्राह्मण थे, शिक्षा दे सकते थे, उन्होंने ब्राह्मण जाति को अपनाया। व्यापार करना जानते थे, उन्होंने वैश्य जाति को, और जो शरीर से बलिष्ठ थे, जो रक्षा कर सकते थे, उन्होंने क्षत्रिय धर्म को अपनाया। और जिस वर्ग ने तीनों वर्गों की सेवा की वो शूद्र वर्ग कहलाया। जो लोग ये सोचते थे कि हम ना शिक्षा दे सकते हैं, ना हम शारीरिक रूप से सक्षम हैं, और ना ही हम धन कमाने में इतने निपुण हैं, तो वो वर्ग इन तीनों वर्गों की सेवा किया करता था। लेकिन समय बदलता गया और जातिगत आधार के मायने भी बदलते गए। बाद में कर्म के आधार पर जाति बना दी गई। जो जातियां थी वो जैसा काम करती थी उसको उसी कार्य के हिसाब से वहाँ पर जाति के आधार पर उनका वर्गीकरण कर दिया गया। यहाँ जातिगत अभिमान एक बड़ा विषय है, और इस जातिगत अभिमान में समय के साथ ऐसा बदलाव आया है कि अपनी जाति के अनुसार जब हम कार्य करने में सक्षम नहीं होते तो हमें अपनी दिनचर्या चलाने के लिए हम वो कार्य करना भी शुरू कर सकते हैं। उसमें भी हमारा जो अभिमान है वो चोटिल होकर भी उसको संतोष मिलता है, क्योंकि वो किसी और कार्य को करने में समर्थ नहीं होता। मैं बात कर रही हूँ ग्रेड 11 के आरोह से गलता लोहा, शेखर जोशी के द्वारा लिखी गई कहानी, जिसमें उन्होंने उच्च जाति के किरदार को लोहार जाति के कार्य करते हुए दिखाया है। वक्त कैसी चोट देता है, ये प्रभाव हम इस कहानी के चरित्रों में महसूस करेंगे। चलिए अब हम पाठ की ओर चलते हैं। जय हिंद मित्रों, मैं डॉक्टर वीना शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वीना की वाणी चैनल में वीना शर्मा आपका हृदय से आभार प्रकट करते हुए आपके सहयोग की आकांक्षा रखती है। कहानी है गलता लोहा, शेखर जोशी की लिखी हुई कहानी है, और इस कहानी में आधुनिक जीवन के यथार्थ को बड़े ही मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया है। गलता लोहा में उन्होंने जातीय अभिमान, जैसे अगर ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण होने का अभिमान है और शिक्षा देना हमारा कार्य है, पर शिक्षा देने का यदि हमें गुण ना हो तो हमें क्या कार्य करना चाहिए? फिर हम अपने स्तर से नीचे उतरकर भी कार्य करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और यहाँ पर वही जातीय अभिमान पिघलता हुआ दिखाई दे रहा है और जो रचनात्मक कार्य के रूप में ढल जाता है। यानी कि लोहार नए बर्तन बनाता है, नई चीजें, नए हथौड़े, ऐसी चीजें बनाता है जो लोहे से बनती हैं। तो यहाँ पर उच्च जाति के जो किरदार है मोहन, उसको यही कार्य करते हुए दिखाया है। मोहन के पिता वंशीधर पुरोहिती का धंधा करते थे। लोग उनके संयम और तप के कारण उन पर बहुत विश्वास रखते थे, बहुत श्रद्धा रखते थे। परंतु अब वे बूढ़े हो चुके थे और वे व्रत उपवास भी नहीं कर पाते थे। उन्होंने गहरी सांस लेकर बेटे को सुनाया कि वे चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने जा सकते हैं। बेटे मोहन ने उनका आशय समझ लिया, किंतु कोई उत्तर न दिया। उसके पिता का भार हल्का करने के लिए हसवा उठाया और उसकी धार तेज कराने के लिए धनराम लोहार के यहाँ पहुँचा। वह चाहता था कि हसुए से खेती का काम ही कुछ शुरू कर ले। ब्राह्मण थे मोहन के पिता, किंतु ब्राह्मणी का पुरोहिती का कार्य करना मोहन को शायद ना आता हो या उसकी दिलचस्पी ना हो। तो जब उन्होंने ये कार्य करने के लिए कि किसी के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना है और अब वो उतने सक्षम नहीं हैं कि सब जगह जा पाए, तो क्या बेटा उनके कार्य को निभा पाएगा? तो बेटा प्रश्न का जवाब दिए हुए वो हसवा उठा के ले चलता है कि इससे तो खेती का कार्य करना ज्यादा आसान होगा, और वो धनराम के यहाँ जाता है। धनराम उसका सहपाठी था और मोहन एक खाली कनस्तर पर बैठकर उसका काम देखने लगता है। अचानक दोनों को अपने स्कूल के मास्टर त्रिलोक सिंह की याद आ गई। वे हंस हंस कर उन्हें याद करने लगे। मास्टर त्रिलोक सिंह का मोहन को प्यार करना और उसे कक्षा का मॉनिटर बनाना। मोहन कक्षा में बहुत होशियार था और इसीलिए त्रिलोक सिंह ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया और उसे बेहद प्यार भी करते थे। उसके हाथों कमजोर लड़कों को सजा भी दिलवाते थे। मोहन के सुंदर भविष्य की बातें भी करते। और धनराम जो लोहार था वो गणित में बड़ा नालायक था और मास्टर जी के डंडे से पिटना, ये सब बातें दोनों याद करते हैं कि कक्षा में किस तरह से वो मास्टर जी की जो डांट था वो खाता रहता था। मास्टर जी उसके गणित में होशियार ना होने को किस तरह से कहा करते थे। इन कक्षा की घटनाओं को वो याद करने लगे। धनराम को 13 का पहाड़ा याद नहीं होता था। वह मार खाने पर भी अधिक सीख ही नहीं सका। तब मास्टर त्रिलोक सिंह ने उससे व्यंग करके कहा था, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, इसमें विद्या का ताप नहीं लगेगा।
देखिए, एक शिक्षक होने के नाते हमें किसी के मनोबल को कमजोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर त्रिलोक सिंह की जो भूमिका है, वो लोहार का बेटा लोहारी ही कर सकता है, कोई और कार्य नहीं कर सकता, विद्या का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, ये व्यंग उन्होंने कस दिया कि शिक्षा पाना और अच्छे कार्य केवल लोहे के कार्य ही तुम कर पाओगे, कोई और काम तुम नहीं कर पाओगे। तो डीमोटिवेट करना यहाँ पर धनराम के वो मनोबल को कम करते हैं जो सही कार्य नहीं है। ये कहकर मास्टर जी ने उसे 5-6 दरातियां धार लगाने के लिए दे दी थी। तभी से वह पिता गंगाराम के साथ धौकनी फूकने, सान लगाने, धन चलाने आदि के काम में लग गया। पिता के साथ तभी से वो ऐसा जुटा कि अंत में वो लोहार बनके ही रहा। उसके पिता भी काम ठीक से ना करने पर उसे पीटते थे। एक दिन वह भी आया जब गंगाराम चल बसे और धनराम उनकी जगह लेकर लोहार का काम करने लगा। कार्य करते करते पिता का कार्य वो इतने अच्छे से सीख गया कि पिता की मृत्यु के बाद भी वो उस कार्य को बहुत अच्छे से करने लगा था। इधर मोहन की जो प्राइमरी शिक्षा थी, जो बहुत ही कष्टदायी रही, शुरुआत में तो बहुत अच्छी रही, उसे शिक्षा पूरी करते ही छात्रवृत्ति भी मिल गई थी, स्कॉलरशिप भी मिल गई थी और इससे उत्साहित होकर उसके पिता ने सोचा था कि उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाएगा। मोहन के जो पिता थे, छात्रवृत्ति मिलने से इतने खुश थे कि वो चाहते थे मेरा बेटा होशियार है तो उसे आगे की शिक्षा भी वो दिलाएंगे और पढ़ा लिखा कर उसे बड़ा आदमी बनाएंगे। अतः आगे की पढ़ाई के लिए उसे स्कूल भेज दिया। स्कूल गांव से 4 मील दूर था। रास्ते में 2 मील की ऊंची चढ़ाई थी, बीच में एक नदी थी। फिर भी मोहन स्कूल जाता। जब वह थका मांदा घर वापस आता, उसके पिता उसे विद्या व्यसनी बालकों के उदाहरण देकर उत्साहित करते। जिन लोगों को पढ़ने की लत होती है, ऐसे लोगों के उदाहरण देकर मोहन के मनोबल को बढ़ाने की कोशिश किया करते थे। एक दिन वह वापसी में नदी पार कर रहा था कि पानी बढ़ गया। कुछ घसियारे जो घास काटने वाले होते हैं, जैसे तैसे सब सुरक्षित पहुंच गए। परंतु उस दिन से मोहन के पिता को इतना डर लग गया कि उन्होंने वापस से उसे स्कूल नहीं भेजा। उन्हीं दिनों रमेश नाम का एक युवक, देखिए मोहन होशियार था, शिक्षा प्राप्त करना चाहता था, पिता भी पढ़ाना चाहते थे, लेकिन सुविधाओं की कमी के कारण, विद्यालय न होने के कारण और दूसरों पर अंधभक्ति या अंधविश्वास कर लेने के कारण हम हमारे बच्चों को शोषण का शिकार करवा देते हैं, शोषण का शिकार बनने के लिए मजबूर कर देते हैं। यही स्थिति आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि उन्हीं दिनों रमेश नाम का एक युवक लखनऊ से गांव आया था। मोहन के पिता ने मोहन के पढ़ाई के बारे में उसके सामने चिंता प्रकट की। रमेश ने उनके साथ बड़ी सहानुभूति प्रकट की, बड़ा मीठा मीठा बोला और मोहन को लखनऊ भेजने के लिए कहा। उसने मोहन के पिता से कहा कि वो लखनऊ से भेज दें। उसने कहा कि घर में 4 प्राणी है, 5 और रह लेंगे, 5वां और सही, क्या फर्क पड़ता है, 4 लोगों का खर्चा वहीं 5वें का, लेकिन ये शहर में रहकर अच्छे से पढ़ाई कर पाएगा और इसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। वंशीधर को तो जैसे भगवान मिल गए, मुंह मांगी मुराद, क्योंकि गांव के स्कूल में वो पढ़ाना नहीं चाहते थे और बाहर कैसे भेजते, तो भगवान ने स्वयं ही साधन भेज दिया। ये सोचकर वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने मोहन को लखनऊ भेज दिया, परंतु लखनऊ में तो मोहन सहमा सहमा सा रहने लगा और उससे रमेश अपने घर में नौकरों की तरह काम करवाता। बहुत कहने पर कुछ दिनों बाद उसे एक साधारण से स्कूल में डाल दिया गया। पहले तो उसने घर के नौकर की तरह ही मोहन से काम करवाया, लेकिन जब वो जिद पे अड़ा रहा तो एक साधारण से स्कूल में उसे एडमिशन दिला दिया। घर के कामों के बोझ के कारण वे जैसे तैसे पास भी होता रहा। घर की सारी जिम्मेदारियों को घर के नौकर की तरह वो काम करता और जैसे तैसे पढ़ के वो पास भी हो गया। गर्मियों की छुट्टियों में भी उसे लखनऊ रख लिया जाता, यानी कि गर्मियों की छुट्टियों में भी उसको गाँव नहीं भेजा जाता ताकि वंशीधर को हकीकत ना पता लग जाए और उसकी घर गृहस्थी सुविधा से चलती रहे, घर के काम आराम से होते रहे। क्योंकि मोहन के जाने के बाद उसकी हकीकत खुल जाएगी, उसकी जो इमेज है वो खराब हो जाएगी और घर का नुकसान होगा, काम का वो अलग, और मुफ्त की बेगारी भी उससे करने वाला व्यक्ति भी दूर चला जाएगा। मोहन ने हर परिस्थिति में समझौता करना सीख लिया। पिता से दूर था, पिता चाहते थे पढ़ने के लिए यहाँ भेजा, कोई तरीका ना था कि पिता से संवाद इकट्ठा कर पाता। घर के कामों में बेचारा परेशान सा रहने लगा। अब उसने सोच लिया कि इन परिस्थितियों से समझौता करना ही ठीक है। वह अपने पिता को सच्चाई बताकर दुखी करना नहीं चाहता था। 8वीं पास करने के बाद रमेश ने उसे आगे नहीं पढ़ाया। कहा कि BA MA करके लोग बेकार घूमते हैं, अतः उसे एक तकनीकी स्कूल में भर्ती करा दिया। तकनीकी कोई जैसे टेक्नीशियन होते हैं, ITI जिसे आप कह सकते हो, जिसमें स्किल्स सिखाए जाते हैं। और घर की दिनचर्या पहले की तरह ही चलती रही, यानी कि 8th के बाद उसे घर बैठा लिया और किसी ऐसे ही जगह उसको, ताकि वो कोई टेक्निकल काम सीख सके और घर का काम उससे पहले की तरह ही कराया जाने लगा। 1.5-2 साल बाद वह पूरी तरह बेकार हो गया। जब उसकी स्थिति बिल्कुल ही खराब हो गई कि अब वो इतना परेशान रहने लगा, डिप्रेशन में चला गया,
तो और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा कि जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी आप कह सकते हैं, डिप्रेशन भी कह सकते हैं, और जरूरतें पूरी करने की एक आवश्यकता भी कह सकते हैं। और ऊपर से दूसरे के घर में आके वो कब से बेगारी कर रहा था और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने लगा। वंशीधर हर किसी को मोहन के बारे में यही बताते कि एक दिन वो बड़ा अफसर बनकर लौटेगा, लेकिन वो वास्तविकता से बिल्कुल अनजान थे कि मोहन के ऊपर क्या बीत रही है, रमेश उसे कैसे रखता है। परंतु जब उन्हें वास्तविकता का पता चला तो बहुत दुख हुआ। धनराम ने मोहन के पिता से मोहन के बारे में पूछा तो वे झूठ बोल गए। धनराम ने उनसे कहा कि मोहन लला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। मोहन और धनराम अपने स्कूल की बातें याद करते करते कहीं खो गए। आमतौर पर ब्राह्मण टोले के लोग शिल्पकार टोले के लोगों के यहाँ बैठते नहीं हैं। देखिए, यहाँ पर जाति का भेदभाव आप देख सकते हैं कि जो लोग निम्न जाति के कार्य करते हैं, जो बढ़ई हैं, जो लोहार हैं, तो उच्च जाति के लोग अक्सर ऐसे लोगों के साथ में जो शिल्पकारी करते हैं, जो हाथ के कारीगर होते हैं, उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते। वे खड़े खड़े ही बात निपटा लेते हैं। परंतु मोहन को धनराम की कार्यशाला में, यानी कि जहाँ पर वो काम करता है, वर्कशॉप जो उसकी है, वहाँ पर वो जमकर बैठ गया और उसे काम करते हुए देखने लगा। उसने देखा कि उसे जाति का अभिमान, तो वो जिस स्थिति से गुजर कर आया था वहां पर जाति का अभिमान तो बचा ही नहीं था, क्योंकि उसने दूसरे के घर में नौकरों जैसे काम किए। और यहाँ पर वो उसे कोई गुरेज नहीं था कि धनराम लोहार है और वो उसके यहाँ बैठा है, जबकि और ऊंची जातियों के लोग खड़े खड़े बात करके अपना काम निकलवा के चले जाते थे। वो तो जमकर बैठ गया और काम करते हुए धनराम को देखने लगा। धनराम अपने काम में लगा रहा। वह लोहे की एक मोटी छड़ को भट्टी में गलाकर गोल कर रहा था, किंतु वह छड़ निहाई पर ठीक से फंस ही नहीं पा रही थी। इस कारण लोहा ठीक ढंग से मुड़ नहीं पा रहा था। यह देखकर मोहन अपनी जगह से उठा। उसने कुशलता पूर्वक लोहे को स्थिर किया और नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोला बना दिया। मोहन ने यह काम इतनी कार्यकुशलता और फुर्ती से किया कि धनराम उसे देखता ही रह गया। धनराम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि लोहे के काम को मोहन इतनी कारीगरी से, कुशलता से उसको पूरा कर देगा और बहुत ही कम समय में। धनराम को इसमें भी बड़ी हैरानी, इससे भी ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि ब्राह्मण लड़के ने लोहार का काम करना कैसे स्वीकार कर लिया। कि काम आता है, वो दिमाग से चतुर तो पहले ही है, लेकिन मोहन चूंकि ऊंची जाति का है, ब्राह्मण जाति का है, लेकिन उसने लोहार का काम करना कैसे स्वीकार कर लिया। उसका आत्मसम्मान यहाँ पर क्या जाति का अभिमान उसके बीच में नहीं आया। मोहन इन सब बातों से बेराग होकर लोहे के छल्ले की गोलाई को जांच रहा था। उसकी आंखों में सृजन की चमक थी तथा प्रशंसा पाने का भाव था। आज मोहन अपने इस छोटे से कार्य से बड़ा खुश था कि उसने कितने करीने से, कितनी कारीगरी से छल्ले की गोलाई को बिल्कुल परफेक्टली गोल कर दिया, और आज उसने अपने हाथों से कोई चीज बनाई है। आंखों में सृजन, रचनात्मकता, कुछ अपने हाथों से कुछ करने की जो चमक थी, वो आज मोहन के चेहरे पर दिख रही थी और प्रशंसा पाने का भाव भी दिखाई दे रहा था। अब हम यहाँ पर सार खत्म होता है। बहुत अच्छा चैप्टर है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं डिस्कस कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? देखिए, धनराम भी लोहारी का काम करता था, बाद में मोहन ने भी यही काम करना किया, तो ऐसे में कॉम्पिटिटर उसको क्यों नहीं समझ रहा था? धनराम स्वयं को नीची जाति का था, मोहन को ऊंची जाति का ही समझता था। मोहन कक्षा में वैसे भी उससे बहुत अधिक होशियार था और मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे कक्षा का मॉनिटर भी बना दिया था। और मास्टर जी हमेशा कहा करते थे कि एक दिन बड़ा होकर उनका तथा उनके स्कूल का नाम रोशन करेगा। इन सब बातों के कारण धनराम मोहन से स्पर्धा नहीं करता था। ये बातें उसके मन में बहुत अच्छे से बैठी हुई थी कि मोहन बहुत होशियार है और उसे बहुत एप्रिसिएशन मिलता है, और इस बात के लिए उसने कभी मोहन से कंपटीशन रखा ही नहीं और उसने उसे अपने से ऊंचा मान ही लिया था। वह जानता था कि मोहन कहीं ना कहीं धनराम से हर कार्य में अच्छा है और इस चीज को उसने स्वीकार कर लिया, इसीलिए उसे कभी अपना कॉम्पिटिटर माना ही नहीं। मास्टर त्रिलोक सिंह के इस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है, क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम को ये शब्द कहे, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। लेखक के इन व्यंग वचनों को जबान के चाबुक, जैसे चाबुक से चोट लगती है, ऐसे ही जबान, यही जबान है जिससे हम अमृत और जहर दोनों बरसा सकते हैं।
है ना। इसी से हम रिश्ते बना और बिगाड़ भी सकते हैं। और एक शिक्षक होने के नाते किसी भी बच्चे के मनोबल को गिराना एक शायद दुष्कृत्य हो सकता है। और यहाँ पर जैसे एक तो चाबुक से मारना, एक जबान से, बातों से मारना, तो यहाँ जबान के जो त्रिलोक सिंह के व्यंग वचन हैं वो कहीं ना कहीं धनराम के मनोबल को चाबुक के समान ही वार करके उसे घायल कर रहे हैं। सचमुच इन शब्दों की चोट शारीरिक चोट से भी अधिक होती है और अधिक पैनी थी। शब्दों के बोल अधिक दुखी कर जाते हैं बजाय शरीर के बोल। वो शब्द से जो गलत कहा जाए वो जीवन भर याद रहता है और कभी वो शब्द पलटकर जाते नहीं हैं। घाव ठीक हो सकते हैं लेकिन शब्दों का जो घाव है वो कभी किसी मरहम से दूर नहीं होता। मास्टर जी ने यह कहकर धनराम का मानसिक बल गिरा दिया था। उसके मन में उन्होंने अच्छे से ये बैठा दिया कि बस लोहार का काम सीख सकता है, वो विद्या कभी नहीं सीख सकता। उसके पिता लोहारी का काम करते हैं तो वो सिर्फ लोहा ढालने वाला कार्य करने में ही सक्षम है, विद्या वाले काम उससे नहीं होंगे। दूसरा प्रश्न है, मोहन ने पुरोहिती का धंधा क्यों नहीं अपनाया? मोहन की इच्छा यहाँ पर और अनिच्छा कभी दिखाई नहीं गई है, परंतु उसके घर की स्थितियां इस बात का संकेत करती हैं कि शायद पुरोहिती कर्म से उसका गुजारा नहीं हो सकता था और पिता ने इस कर्म के बल पर जैसे तैसे पेट पाल लिया था, परंतु उसे इस व्यवसाय में रुचि नहीं थी और ना ही शायद अचानक किसी नए प्रोफेशन को अपनाने के लिए आपकी वो तैयारी थी। तो यहाँ पर मोहन शायद इस कार्य के लिए तैयार नहीं था कि वो पुरोहिती करे और शायद पुरोहिती के करने के लिए उसके पास नॉलेज भी नहीं थी। मास्टर त्रिलोक सिंह मोहन पर क्यों मुग्ध थे? क्योंकि पहले तो मोहन की उसकी प्रतिभा और उसकी उच्च पारिवारिक पृष्ठभूमि, जाति का भी यहाँ पर असर दिखाई दे रहा है। और मोहन बहुत मेधावी छात्र था, उसकी तेज बुद्धि थी, वह अच्छा गायक भी था और एक पुरोहिती खानदान का ब्राह्मण बालक था और हर कार्य में वो होशियार था। इसीलिए त्रिलोक सिंह उसका इतना पक्ष लेते थे, उस पर इतने मुग्ध थे। पहाड़ी गांव की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। देखिए, सबसे पहले तो पहाड़ी जो जगहें होती हैं वहां पर सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम होती है, कार्य को करने के कमाने के अवसर बहुत कम होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। तो पहाड़ी गांव का रहन सहन अत्यंत कठिन होता है और वहां के रास्ते ऊंचे नीचे होते हैं, बीच में नदियां, गहरी खाइयां और मौसम बदलते आवागमन से पूरी दिनचर्या ही जब तब कभी भी भंग हो सकती है। नदी और पहाड़ मानव जीवन को जीने की आसानी को खत्म कर देते हैं, वो जीवन को कठिन बना देते हैं। और पहाड़ी बच्चों को विद्यालय बहुत दूरी पर मिलते हैं, बहुत कम विद्यालय हैं जो पहाड़ों पर उनके पढ़ने के लिए उन्हें मिल पाते हैं और ऐसे में वो कई किलोमीटर की यात्रा करके पढ़ने के लिए जाते हैं। पहाड़ चढ़ना, पहाड़ उतरना, कार्य छोटा, समय अधिक। तो यहाँ छोटे से छोटे कार्य को ही इतना अधिक समय लगता है कि आप और कुछ करने की सोच ही नहीं पाते। ना सुविधाएं, ना प्रकृति का साथ, ना ही जो परिस्थितियां हैं वो इतनी विषम है कि शायद उनसे जूझने में ही आपका आधे से ज्यादा जीवन चला जाता है। रमेश बाबू मोहन को किस नियत से लखनऊ ले गए थे? यहाँ देखिए, रमेश का कैरेक्टर बहुत खराब है। रमेश जो है वो बहुत स्वार्थी है, व्यवहार कुशल मनुष्य है। वो मीठी मीठी बोलकर अपना काम लोगों को धोखा देकर करवा लेता है। जब वंशीधर ने उन्हें मोहन की पढ़ाई लिखाई की समस्या के बारे में बताया तो उन्होंने उसे सहानुभूति दिखाई और उनके मन में आया कि मोहन के रूप में उन्हें बिना दाम का नौकर मिल रहा है, यदि कोई और नौकर रखते हैं तो तनख्वाह ले देना पड़ेगा, ठीक है। और वह चाहता तनख्वाह लेता और जब चाहता भाग जाता, लेकिन मोहन चूंकि यहाँ मजबूर है तो वो भाग के भी कहीं नहीं जाएगा और मोहन घर में टिककर रहेगा और केवल भोजन और फीस में ही घर के सब काम करता रहेगा। ये सोचकर वे उसे लखनऊ ले गए। अपने घर का काम कराते रहेंगे, काम चलाओ पढ़ा भी लेंगे मन करा तो। और उन्होंने ऐसा ही किया। जितना को टॉर्चर करना था, जितना उसको ऊपर अत्याचार करना था वो किया, पढ़ाया भी नहीं और अंत में उसकी वो पढ़ाई भी जैसे तैसे एक 8वीं तक पूरी की और उसके बाद उसके खाने के लिए मजबूर कर दिया। गांव में जाति पाति के अंतर का प्रभाव व्यवहार पर किस प्रकार दिखाई देता है? आज भी गांव में जाति पाति का बहुत अंतर दिखाई देता है। पुरोहिती धर्म या ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा माना जाता है और जो शिल्पकार हैं, चाहे वो बढ़ई हैं, चाहे वो लोहार हैं या किसी भी जाति के, उनको नीचे माना जाता है। और इस अंतर का सीधा प्रभाव रोज ही आपको देखने को मिल सकता है। ब्राह्मण टोले के लोग लोहारों के घर में जाकर बैठते नहीं, वे उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते, बस अपना काम करते हैं और खड़े खड़े बात करके निकल लेते हैं। यदि लोहार उन्हें बैठने के लिए भी कहे तो वे उसी असभ्यता मानी जाती है कि नीची जाति का आदमी बड़े आदमी को अपने यहाँ बैठाने की बात सोच भी रहा है। धनराम भी मोहन से मार खाकर भी उससे ईर्ष्या नहीं करता क्योंकि वह उसे अपने से ऊंचा मानता है।
मास्टर त्रिलोक सिंह भी पुरोहित पुत्र मोहन पे अधिक ध्यान रखते हैं, जबकि लोहार पुत्र को धनुआ कहकर वो तिरस्कृत भी करते हैं, उसे धनराम को धनुआ कहकर पुकारते हैं। ये तो काफी समय पहले की कहानी है, लेकिन आज भी गांव में जाति की जो प्रथा है, जो जाति के भेद हैं, उनको लेकर अभी भी मानसिकता बहुत अधिक सुधरी हुई दिखाई नहीं देती है। रमेश बाबू के चरित्र पर प्रकाश डालिए। रमेश बाबू शहरी संस्कृति से प्रभावित दोगले पात्र दिखाई देते हैं। उनके मन में कुछ और व्यवहार में कुछ और है। वे गांव जाकर अपनी बाबूगिरी और उदारता का प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, इसलिए वे मोहन की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। किंतु मन में तो स्वार्थ का ही भाग चल रहा है। वो उससे फायदा उठाना चाहते हैं, बेगारी पर उसे नौकर की तरह काम कराना चाहते हैं और वे उसका परिचय दे भी देते हैं। वे उसे अपना भाई बंधु नहीं बताते, बल्कि उसे नौकर जैसा व्यवहार करते हैं। पढ़ाई के नाम पर भी वे समस्या को टालते भर रहते हैं और मोहन को सामान्य से स्कूल में पढ़ाते हैं, ताकि कम से कम खर्चा हो और हम उनके व्यवहार की प्रशंसा नहीं कर सकते। इसमें सबसे खराब कैरेक्टर अगर हम कहें तो वो रमेश बाबू का ही कैरेक्टर है जो यहाँ पर दिखाई देता है। और मोहन ऐसी जो भयानक परिस्थितियां हैं जहाँ पर बच्चे का एक मानसिक और शारीरिक शोषण हो रहा है, ऐसी अवस्था में भी मोहन के जो जितने भी जातिगत अभिमान था वो टूटकर बिखर जाता है, क्योंकि उच्च जाति में उसने जिन लोगों को देखा शायद वो आकांक्षाओं पर खरा उतरने वाले नहीं थे। वो बचपन में ही उसके जो सोचने की नींव थी उसको भर भरा के गिरा दिया था। इसीलिए मोहन को धनराम से कोई समस्या नहीं थी और धनराम तो उसको वैसे भी ऊंची जाति का होशियार और बहुत चतुर बालक समझता था, तो उसने तो कभी उसको अपना कॉम्पिटिटर माना ही नहीं। यहाँ पर पाठ की सार और प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको जरा भी अच्छा लगता है, आपको कोई समस्या भी है, तो आप किसी प्रश्न में अटक रहे हैं, तो कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे जरूर भेज सकते हैं। मैं आपकी समस्या का निवारण जरूर करूंगी। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। मैं आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।